तो हिंदुस्तानियों के खातिर उन्होंने साउथ अफ्रीका में नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का इस्तेमाल कर हिंदुस्तानियों को एक बहुत बड़ा इंसाफ दिलाया, और वहां पर उन्होंने इस गवर्नमेंट के इस नजरिए को कि हिंदुस्तानियां नीच है, हिंदुस्तानियां कमजोर और कमतर हैं, इस नजरिए को चेंज करके हिंदुस्तानियों को साउथ अफ्रीका में एक मुकाम और मर्तबा दिलाया, एक पोजीशन दिलाया। ओके, नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटिकल लाइफ। इंडिया में पॉलिटिकल लाइफ उनकी कैसी रही, इस बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। In 1915 Common Era, after Gandhi returned to India, he established Sabarmati Ashram in 1916 Common Era. साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद 1915 में 1915 में जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए तो 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया। कहां पर बनाया साबरमती आश्रम? गुजरात में। वो आज भी साबरमती आश्रम लोगों के लिए हिस्टोरिकल और पब्लिक प्लेस बनाकर रखा, ऐसे म्यूजियम बनाकर रखा गया है जहां पर गांधी जी के इस्तेमाल किए गए तमाम चीजें, तमाम वस्तुएं मौजूद हैं। As per the guidance of his political guru Gopal Krishna Gokhale, he toured throughout India and got to see the sorrowful condition of people. He fought for the farmers in Champaran and Kheda. अपने गुरु के आज्ञा के मुताबिक उन्होंने हिंदुस्तान के हर कोने का दौरा किया। हिंदुस्तान के चारों तरफ इन्होंने ये घूमते रहे और लोगों के हालात को देखकर बहुत अफसोस करते रहे कि आखिर हिंदुस्तानियों के ऐसे हालात, ऐसी कमतर हालात, गरीबी के हालात, बेइज्जती के हालात, ऐसी कमतर हालात क्यों है। इसीलिए इन्होंने इंडिया के लिए हिंदुस्तानियों के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर उन्हें अधिकार दिलाए। ओके, जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो वहां पर देखा कि किसानों के साथ बहुत जालिमाना रवैया हो रहा है, किसानों के साथ वहां पर नाइंसाफी हो रही है। तो गांधी जी वहां पर कुछ दिन रुके और किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह शुरू किया, और उस सत्याग्रह के जरिए किसानों को उनका हक दिलाया। 1917 में किसानों को उनके हक दिलाकर बाबू राजेंद्र प्रसाद को वहां का लीडर बना के वहां से निकले। गांधी जी वहां से आगे चले। उसके बाद वहां से आगे चलने के बाद गांधी जो है खेदा फार्मर्स स्ट्रगल के लिए आगे बढ़े। खेदा जो कि गुजरात की बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां पर फार्मर्स को दौलत के एतबार से बहुत सताया जाता था, यानी उन्हें किसानों को अच्छी तरह से तनख्वाह नहीं दी जाती थी, और उनके जो प्रोडक्ट है, खाद है, जो उनका क्रॉप्स है, उसके क्रॉप की सही कीमत नहीं दी जाती थी, और टैक्स ज्यादा लिया जाता था। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स खेदा में फार्मर्स के थे। ओके, फार्मर्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स खेड़ा में थे। तो गांधी जी यहाँ पर आकर गांधी जी यहाँ पर आकर सत्याग्रह शुरू करे, और फार्मर्स की तरफ से जो हुकूमत से जो एक डिमांड किया गया था, एक रिक्वेस्ट की गई थी कि हमारे ऊपर लगे हुए टैक्स को निकाल दिया जाए ताकि हमें कुछ राहत हो, क्योंकि हमारे पास क्रॉप्स नहीं हो रही, खेती बाड़ी नहीं हो रही है, बारिश अच्छी ना होने की वजह से फसल पूरी मुकम्मल नहीं हो रही है, तो हमारे ऊपर लगे हुए टैक्स को निकाल दिया जाए। इस बात का डिमांड जब किसानों ने हुकूमत से किया तो हुकूमत ने सबसे पहले तो उस डिमांड को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब गांधी जी आए तो उन्होंने हुकूमत को समझाया, मनाया, और उसके बाद सत्याग्रह शुरू किया। उनके सत्याग्रह की वजह से हुकूमत ने एक ऐलान ये किया कि ठीक है, तमाम किसानों को टैक्स देने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो किसान जिनकी खेती अच्छी हो रही है, जिनकी फसल अच्छी हो रही है, जो थोड़े बहुत दौलतमंद है, वो लोग ही इस हुकूमत को टैक्स देते रहें। इस बात का ऐलान करने के बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वापस लिया, और वहां के जो सबसे बड़े लीडर बने वो बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सबसे बड़े लीडर बने गुजरात के उस दौर के किसानों की तरफ से और सारे के सारे हिंदुस्तानियों की तरफ से। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है गांधी जी इन फ्रीडम फाइटिंग। हाँ, 1919 हिंदुस्तान की तारीख में वो सबसे बड़ा साल है जिसमें
हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी तहरीक, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी कोशिश शुरू की गई गांधी जी की तरफ से। गांधी जी ने सोचा हाँ, अब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आगे बढ़ना ही चाहिए मुझे, और ये जो ब्रिटिशर्स है इन्हें हाथापाई के ज़रिए, कुश्ती के ज़रिए, जंग के ज़रिए, लड़ाई के ज़रिए हिंदुस्तान से निकालना नामुमकिन है। तो लिहाजा इन्होंने ताकत के बल पर हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकालने के बजाय सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर, नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलकर हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकालने की कोशिश करने के लिए इन्होंने शुरुआत की। सबसे पहले तो इन्होंने खिलाफ रॉबर्ट रॉलेट एक्ट के खिलाफ खड़े हुए, कि वो एक्ट जिसके तहत ये कहा गया था गवर्नमेंट से कि अगर पुलिस वालों को और आर्मी को किसी तरह का किसी भी इंसान पे थोड़ा भी शक हो तो वो इमीडिएटली उसे अरेस्ट कर लिया जाए, और अगर वो किसी भी तरह से छोटे से छोटा भी अगर मुजरिम पाया जाता हो तो वो जगह पर उसी जगह पर उसे मार दिया जाए। इसके खिलाफ सबसे पहले गांधी जी खड़े हुए, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ओके, तो ये जब एक्ट खत्म कर दिया गया तो उसके बाद उन्होंने जलियांवाला बाग के बाग में जो आम खून रेजी हुई, खत्म रेजी हुई, उसके खिलाफ खड़े हुए। ओके, और उसके अलावा इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को भी अपनी खिलाफत मूवमेंट के भी लीडर बने। ओके, इनका ये मकसद था, इनका ये गोल था, इनका ये मिशन था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक होकर लड़ाई लड़े। ठीक है, दोनों मिलकर लड़ाई लड़े, क्योंकि सिर्फ अकेले हिंदू से लड़ाई लड़ी जाने वाली नहीं है, और सिर्फ अकेले मुसलमानों से ये लड़ाई लड़ी जाने वाली नहीं है। तो दोनों को मिलकर ये लड़ाई लड़ना है, और दोनों को मिलकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराना है। इसी की सोच लेकर गांधी जी ने सबसे बड़ा मूवमेंट शुरू किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या था वो? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में स्टार्ट किया गया था। इस मूवमेंट के तहत गांधी जी ने सारे हिंदुस्तानियों से ये रिक्वेस्ट किया था, इंतजा की थी, गुजारिश की थी कि किसी भी तरह से हुकूमत के निज़ाम का साथ ना दें। आज़ादी को हासिल करने के लिए हुकूमत के निज़ाम का साथ ना दे, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ ना दे। जिस तरह से हुकूमत का काम हो रहा है उसके उसका समर्थन किसी भी तरह से ना करें। एज ए पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, पीपल बाइकॉटेड कोर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो गांधी जी के ये कहने पर सारे हिंदुस्तानियों ने ओके सारे हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिश एजुकेशन को छोड़ दिया था, ब्रिटिश के तरफ से चलाए जाने वाले स्कूल्स को छोड़ दिया था, उन ब्रिटिश के तरफ से चलाए जाने वाले ऑफिसर्स को छोड़ दिया था, ब्रिटिश के तरफ से चलाए जाने वाले कोर्ट्स को छोड़ दिया था, और ब्रिटिश के तरफ से लाए गए तमाम चीज़ों के बिजनेस को छोड़ दिया था। ओके, the government programs were also boycotted and titles given by the government were returned. The prominent leaders like चित्तरंजन दास, इस मूवमेंट के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन है? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया, हिस्सा बने इनका। हिंदुस्तान के हर कोने से स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, फार्मर्स हो, सभी के सभी लोगों ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बने। सभी के सभी लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सारे के सारे लोग इस नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट का हिस्सा बनते हुए, यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो लक़ब मिला था, जो टाइटल मिला था गवर्नमेंट से, उस टाइटल को भी उन्होंने गवर्नमेंट को वापस कर दिया। जो बहुत बड़ा मेडल, जो बहुत बड़ा तोहफा मिला था गवर्नमेंट से। इसी तरह मोहनदास करमचंद गांधी जी को भी जो कैसर हिंद का अवार्ड मिला था, उस अवार्ड को भी गांधी जी ने वापस कर दिया ब्रिटिश हुकूमत को, कि हमें गुलामी की जिंदगी में इस तरह के अवार्ड्स नहीं चाहिए, हमें आज़ाद आज़ाद जिंदगी हिंदुस्तान चाहिए, आज़ादाना जिंदगी गुजारने का हमारा अधिकार है। ओके, तो उसके अलावा ये जो मूवमेंट शुरू हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश ने बहुत बड़ी-बड़ी कोशिशें की। बहुत से लोगों को मारा, बहुत से लोगों को पीटा, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोगों को गोली मारे, बहुत से लोगों के माल को लूट लिया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी इस मूवमेंट से